तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आपके इस प्यारे से सी प्लस प्लस बैच के अंदर आपका फिर से एक बार स्वागत है। और देखो, आप एक बात समझो कि ये वाली जो वीडियो होने वाली है और इसके बाद की आपकी जो 6-7 वीडियोस होने वाली है, ये आपके इस बैच की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है। क्यों भैया? कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे लूप्स के कॉन्सेप्ट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के कॉन्सेप्ट, ये हम इन वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। तो ये जो चीजें होती है ना, ये ना सिर्फ आपके सी प्लस प्लस में काम आ रही होंगी, बट जब आप डीएसए कर रहे होगे, जब आप गेम डेवलपमेंट कर रहे होगे या फिर आप वेब डेवलपमेंट भी कर रहे होगे, वहां भी आपके ये कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। तो भैया, इस क्लास को हमें बहुत अच्छे से देखना है क्या? बिल्कुल भैया, ये क्लास आपका बिल्डिंग ब्लॉक होने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे हमें पढ़ना है। ठीक है। अब इस क्लास में मेनली हम बात करने वाले हैं स्टेटमेंट्स के बारे में। भैया, सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में क्या? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात समझो कि भैया स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। स्टेटमेंट्स, मैंने अपने दोस्त को बोला, पानी ले आए, पानी लाया है क्या? मैं बॉटल लाना भूल गया, पानी लाया है क्या? दिस इज अ स्टेटमेंट। मैंने अपने 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 मित्र गण को मैंने ऑर्डर दिया, सुन बे, 2 छोले कुलचे पैक करा के ला, राजा जी के लिए 2 छोले कुलचे पैक करा के ला। दिस इज अ स्टेटमेंट। भैया, हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट क्या हो सकता है? हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट क्या हो सकता है? इंट ए इज इक्वल टू 5। हमने क्या किया भैया? एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया भैया? एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। ये एक स्टेटमेंट है। मैंने कहा इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। एक सम नाम का वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर ए प्लस बी स्टोर कर दो। क्या ये एक स्टेटमेंट है? बिल्कुल भैया, ये एक स्टेटमेंट है। मैंने कहा सम को जो भी आंसर हो उसे आप सी आउट करा दो, आउटपुट दिखा दो। क्या भैया ये भी एक स्टेटमेंट है? बिल्कुल भैया, ये भी एक स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट्स तो हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा क्यों पढ़ा रहे हो यार? बहुत सारे तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं, उन तरीके के स्टेटमेंट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए। तो अभी तक, आज तक आपने जितने भी प्रोग्राम्स हमारे साथ लिखे, आपने इस बैच में मूव करते हुए जितने भी प्रोग्राम्स लिखे, उन्हें हम कहते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। एक्चुअली में स्टेटमेंट्स 3 प्रकार के होते हैं, मैं आगे बताऊंगा क्या क्या होते हैं। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि अभी तक जितने भी स्टेटमेंट्स आपने लिखे, जितने भी प्रोग्राम्स आपने लिखे, उसमें जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखते गए, उन्हें हम कहते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि आपने लाइन बाय लाइन नए नए स्टेटमेंट्स को लिखा। भैया, एक लाइन में एक स्टेटमेंट, दूसरी लाइन में दूसरा स्टेटमेंट, तीसरी लाइन में तीसरा स्टेटमेंट और चौथी लाइन में चौथा स्टेटमेंट। तो भैया इसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल फॉर्म ऑफ प्रोग्राम फ्लो। भैया प्रोग्राम फ्लो मतलब कि यार तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो किस फ्लो में जाता जा रहा है। ठीक है। अब जब बात करते हैं भैया, जब हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स की, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। अब एक्चुअली आप ऐसा समझो कि जब हम कोड की बात करते हैं, तो हमारे कोडिंग एनवायरनमेंट में हमें सबसे सबसे पहली चीज जो कंट्रोल करनी होती है, वो होता है हमारे प्रोग्राम का फ्लो। भैया, हम गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि हमारी गाड़ी का फ्लो किधर जा रहा है। हमारी गाड़ी कभी इधर बहती है, कभी इधर बहती है, कभी इधर बहती है, कभी इधर बहती है। तो अगर हमें उसे कंट्रोल करना होगा, तो हमें क्या क्या कंट्रोल करना है भैया? पहला तो स्टीयरिंग कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर भैया उसका एक्सीलेटर कंट्रोल करना पड़ेगा, उसका गियर कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा कार कंट्रोल में आएगा। ठीक उसी तरीके से एक प्रोग्राम के अंदर कुछ चीजें होती हैं जिन्हें अगर आप कंट्रोल कर लो, तो आपका जो प्रोग्राम है वो कंट्रोल हो जाए, जो आपका प्रोग्राम का फ्लो है वो कंट्रोल हो जाता है। और वही 3 चीजें क्या है भैया? सबसे पहला है आपका सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, दूसरे हैं आपके सिलेक्शन स्टेटमेंट्स और तीसरे हैं आपके आइटरेशन स्टेटमेंट्स। आप ऐसा समझो, कई बार क्या होता है कि हमें नॉर्मल प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, जिसमें हमने सिंपली क्या किया, कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया, किसी को सम कर दिया, किसी को आउटपुट में दे दिया, किसी को सीन करा लिया, जो कि अभी तक हम करते आते थे। तो उस जगह पे हम क्या करते थे? सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स यूज करते थे। लेकिन अब कहीं पे हमें एक नेसेसिटी आती है कि अब हमें कुछ कंडीशंस रखनी है यूजर के सामने। कैसे भैया कंडीशंस कैसे कि लेट अस सपोज, हालांकि एग्जांपल तो मैं अच्छे तरीके से दूंगा, अभी के लिए आप समझो कि कई बार हमें कंडीशंस देनी पड़ती है यूजर को। ठीक है। तो एक हो गया भैया हमारा कंडीशन। तो यहां पे जब बात करते हैं कंडीशन की, तो या तो हाँ या ना, या तो हाँ या फिर ना। तो कंडीशन यही हो रही है, या तो हाँ या ना। तो यहां पे क्या हो रहा है भैया? एक डिसीजन मेक हो रहा है। क्या हो रहा है भैया? एक डिसीजन मेक हो रहा है, एक सिलेक्शन हो रहा है। तो इन्हीं टाइप के स्टेटमेंट्स को, जहां एक कंडीशन होगी, उसके बेसिस पे हम एक डिसीजन बना रहे होंगे, इन्हीं फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स को हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स कहते हैं। और एक्चुअली इस क्लास के अंदर और इसके आने वाली अगली क्लास के अंदर, इन 2 क्लासेस के अंदर हम इसी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स वाले पार्ट को कवर कर रहे होंगे।
तो अभी तक कितनी बात समझ में आ गई भैया कि हमने अभी तक जितने भी कोड लिखे, अभी तक जितने भी प्रोग्राम लिखे, सबके अंदर हमने सीक्वेंस स्टेटमेंट्स लिखे थे। फिर भैया दूसरे टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। तो अब आगे वाले दो क्लास के अंदर, ये वाली क्लास और इसके आगे वाली क्लास, इन दो क्लासेस में हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होंगे। फिर भैया तीसरे तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं आइटरेशन स्टेटमेंट्स, जिन्हें हम लूपिंग स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इन्हें हम फिर आने वाली 3 से 4 वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। तो भैया इसके बारे में अभी हमें जानना ही नहीं है, बस अभी तो आप हमें ये कॉपी में नोट करवा दो कि 3 प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं। सीक्वेंस, जो कि हम अभी तक सीख रहे थे। सिलेक्शन, जो कि अब हम आज की और अगली वाली क्लास में पढ़ने वाले हैं। तीसरा है भैया आइटरेशन और लूपिंग, जिन्हें हम आने वाली 3-4 क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। तो इसे आप फटाक से नोट करो, इसे आप फटाक से नोट कर लो। ठीक है भैया, ठीक है। अब भैया एक एक ये सीक्वेंस स्टेटमेंट का आप ये एग्जांपल नोट कर लो। हालांकि इसमें कोई भी नई चीज नहीं है, अभी तक हम जितने भी प्रोग्राम लिखते आए हैं उसके अंदर इंट मेन फंक्शन के अंदर हमने जो जो भी चीजें लिखी हैं वो एक सीक्वेंस स्टेटमेंट का क्या है, पार्ट है भैया, क्या है, पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज आप नोट करो फटाक से। दूसरा, जब मैंने आपको ऑपरेटर्स वाली वीडियो बनाई थी, जब मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाया था, तो ऑपरेटर्स के अंदर भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एंड, लॉजिकल एंड कहाँ यूज होता है, ठीक है, या फिर ये लेस देन ग्रेटर देन, ये सब कहाँ यूज होता है। तो मैंने आपको बताया था कि ये हम इफ एल्स वगैरह जब पढ़ रहे होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होंगे, तब हम इन्हें अच्छे तरीके से यूज करेंगे, इनके एग्जांपल्स देखेंगे। तो आज वो घड़ी आ चुकी है, आज ये वो सारी चीजें अच्छे से समझ रहे होंगे और एग्जाम्पल के साथ देख रहे होंगे। ठीक है भैया, तो जब बात आती है सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की, तो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। पहला भैया आपका इफ स्टेटमेंट, दूसरा आता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा आता है आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, और चौथा आता है आपका स्विच स्टेटमेंट। तो आज के वीडियो में हम इफ और इफ एल्स को कवर कर रहे होंगे प्राइमरीली। इनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, क्या देखेंगे भैया, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर आने वाली अगली क्लासेस में हम इन दोनों को भी कवर कर रहे होंगे विथ एग्जांपल, विथ प्रोग्राम। तो भैया ये वाली बात समझ में आ गई कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स के, जिसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल नहीं भैया, कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के 4 प्रकार के होते हैं भैया। कितने प्रकार के होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स? 4 प्रकार के होते हैं। इन्हें आप फटाक से नोट करो, फिर बारी बारी हर प्रकार पे हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं। ठीक है भैया। इफ, अब देखो लूपिंग स्टेटमेंट्स का भी मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि ये आपकी कंडीशनल्स में मतलब प्रोग्राम फ्लो को कंट्रोल करने की आपकी इंट्रोडक्टरी टाइप की वीडियो है, तो यहाँ मैंने इसको डाल दिया है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, वरना जब मैं लूप्स पढ़ाऊंगा तब भी मैं ये चीज आपको एक बार नोट कराऊंगा। ठीक है, तो करना हो तो करो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए अब फाइनली हम समझते हैं भैया आपने इफ स्टेटमेंट्स। जब बात करते हैं इफ स्टेटमेंट्स की, इफ स्टेटमेंट्स, ठीक है, मैं आपको एक बहुत ही प्यारे से, बहुत ही सहज से एग्जाम्पल की मदद से आपको इफ स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ाता हूं। ठीक है भैया। भैया ऐसा समझो कि ये हो गया आपका इंट मेन प्रोग्राम, ये हो गया आपका इंट मेन प्रोग्राम। इसके अंदर हमें अपना कोड लिखना है। मैंने यूजर को आउटपुट दिया, मैंने कहा यूजर भाई साहब 10वीं कक्षा तो पास करके आए हो ना, तो एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। आपके मार्क्स कितने आए थे 10वीं क्लास में, आप वो हमें जो है एंटर करके बता दो। क्या करके बता दो भैया? एंटर करके बता दो। फिर हम क्या करेंगे, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाएंगे और सी इन करा लेंगे मार्क्स को। कहने का मतलब क्या है कि हमने यूजर से उसके 10th क्लास के मार्क्स को इनपुट में ले लिया है और उसे इस मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया है। अब मुझे ये चीज यूजर को बतानी है कि आप फेल हैं कि पास हैं, आप पास हैं कि फेल हैं। तो भैया यहाँ पे पासिंग मार्क्स कितने हो जाते हैं भैया? पासिंग मार्क्स हो जाते हैं 33। अब यार देखो, जहां पे ये डिसीजन लेना होता है ना कि यूजर ने एक मार्क्स हमें इनपुट में दिया, तो लेट अस सपोज यूजर ने बोला कि मेरे 27 नंबर आए थे, यूजर ने बोला मेरे 27 नंबर आए थे, तो अब प्रोग्राम को एक डिसीजन लेना है कि वो पास है या फिर वो फेल है। तो भैया क्योंकि हमें पता है 27 जो है वो 33 से कम होता है, तो यूजर हमारा फेल हो चुका है। क्या हो चुका है भैया? फेल हो चुका है। क्या हो चुका है भैया? फेल हो चुका है। तो कहने का मतलब क्या है कि यूजर जो भी मार्क्स इनपुट करे, इफ मार्क्स इज लेस देन 33 देन यूजर इज फेल।
ठीक है भैया, कि अगर जो मार्क्स यूजर ने दिया है, अभी एग्जांपल के लिए हमने समझा कि भैया 27 नंबर जो है यूजर के आए थे, तो अगर मार्क्स जो है वो 33 से कम है, तो आप यूजर को आउटपुट दे दोगे कि यूजर भाई साहब आप पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे और आप फेल हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं भैया? आप जो है फेल हो चुके हैं। लेकिन अगर भैया 33 नंबर से ज्यादा मार्क्स होते हैं तो आप क्या कराओ? पास करा दो। आप यूजर को बोलो कि यूजर भाई साहब आप पास हो चुके हैं। तो इसे हम लिखते हैं, इसी प्रोग्राम को जो हम लिखेंगे वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट, एक सिलेक्शन स्टेटमेंट की मदद से लिखेंगे, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे, देखते जाओ। इसे भैया हम कुछ इस तरीके से लिख रहे होंगे। हम लिखेंगे कि इफ जो मार्क्स है, जो यूजर ने मार्क्स इनपुट किया, MARKS, जो मार्क्स यूजर ने इनपुट दिया है, अगर वो लेस देन होता है 33 के, अगर वो लेस देन होता है 33 के, तो इस केस में आप सी आउट करा दो, फेल। क्या सी आउट करा दो भैया? फेल। क्या यही सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है? बिल्कुल भैया, यही सेम चीज मैंने यहां पर लिखी है कि अगर यूजर ने जो भी मार्क्स इनपुट में दिया है, अगर वो 33 से कम होता है तो आउटपुट दे देना फेल। क्या यही सेम चीज यहां कर रहे हैं? बिल्कुल भैया, हमने बोला इफ मार्क्स इज लेस देन 33, सी आउट फेल। क्या लिखा है कि अगर, इफ का मतलब क्या होता है भैया? अगर मार्क्स जो यूजर ने इनपुट दिया है, अगर मार्क्स लेस देन होता है 33 के, तो भैया आउटपुट स्क्रीन पे आप फेल प्रिंट करा दोगे। मैं अभी अच्छे तरीके से इसको बताऊंगा कि कैसे क्या कैसे चल रहा है, कोड करके बताऊंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ इस बात को आप समझो। अब इसी के जस्ट बाद हमने यहां पे नेक्स्ट लाइन में लिखा, इसी के जस्ट बाद हमने यहां नेक्स्ट लाइन में लिखा सी आउट पास। क्या भैया? सी आउट पास। भैया ये सी आउट पास का मतलब क्या है? ये प्रोग्राम जो है इसका फ्लो कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, इसका फ्लो जो है वो कुछ इस तरीके से चल रहा होगा कि सबसे पहले भैया हमारे इंट मेन को, हमारा जो टर्मिनल है वो देखता है, आपका जो प्रोग्राम है वो इंट मेन को खोजता है, इंट मेन के अंदर जो भी कोड होगा उसे वो एग्जीक्यूट करा करके दे देगा। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आई? वो इंट मेन के अंदर सबसे पहली लाइन ऑफ कोड के पास जाएगा, बोलेगा आप क्या कहते हो? भैया हम कहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन पे दिखा दो एंटर योर मार्क्स। तो सबसे पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर उसके बाद सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगी। सेकेंड लाइन में लिखा है इंट मार्क्स, मतलब मार्क्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर दो। ठीक है भैया। थर्ड लाइन में एग्जीक्यूट करना है भैया, यूजर से इनपुट लेना है मार्क्स को, तो सी इन करा लिया मार्क्स, तो भैया ये थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हुई। अब फोर्थ लाइन के पास वो जाएगा, तो इसी चीज को, ये जो एक फ्लो में हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो चलता जा रहा है, इसी को हम प्रोग्राम फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? प्रोग्राम फ्लो कहते हैं। ठीक है, चौथी लाइन के पास वो गया। अब भैया लेट अस सपोज यूजर ने यहां मार्क्स इनपुट किया था 28। ठीक है, मार्क्स इनपुट किया था 28, मतलब ये जो मार्क्स नाम का वेरिएबल है इसके अंदर क्या होगा भैया? 28, सॉरी बार बार मैं 27 लिख रहा हूं, बार बार भैया 27 लिख रहे हो, इसके अंदर होगा 28। ठीक है, अब आपका इफ कंडीशन चलेगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इफ कंडीशन चलेगा। इफ कंडीशन के अंदर वो देखेगा क्या? जो मार्क्स है वो लेस देन 33 है। भैया मार्क्स के पास जाओ, क्या मार्क्स के अंदर जो 28 है, क्या 28 लेस देन 33 होता है? बिल्कुल भैया, 28 लेस देन 33 है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तब जाके ही इसके आगे वाली लाइन में जो यहां पर एक इंडेंटेशन के साथ, यहां पे थोड़ा सा मैंने स्पेस दिया है ना, इंडेंटेशन दिया है, इसको मैं कोड में अच्छे से बताऊंगा क्यों दिया है, क्या कैसा सब कुछ बताऊंगा। अभी के लिए आप ऐसा समझो कि ये थोड़े गैप के बाद जो लाइन लिखी है उसे जो हमारा प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट कर देगा। तो क्या भैया अगर ये चीज ट्रू होती है, अगर मार्क्स लेस देन 33 होता है, तो इसके अंदर, इफ कंडीशन के अंदर वो जाएगा, हमारा प्रोग्राम का फ्लो जाएगा। तो भैया ये वाली जो लाइन है फेल, ये आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है भैया, ये चीज हमें समझ में।
ठीक है भैया, हमें ये चीज जो है वो समझ में आ चुकी है। लेकिन मान लो यूजर ने 28 ना इनपुट देके 40 इनपुट दिया होता। क्या इनपुट दिया होता भैया? 40 इनपुट दिया होता। तो मार्क्स के अंदर क्या होता भैया? मार्क्स के अंदर होता भैया 40। अब जब यहां पे हमारा प्रोग्राम आता, पूछता कि क्या मार्क्स लेस देन 33 है, क्या 40 लेस देन 33 है, तो भैया ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती। तो इस काम पे क्या होता, जैसे ही हमारी ये कंडीशन है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है, ये जो कंडीशन लिखी है, जैसे ही ये फॉल्स होता, तो भैया अब जो हमारा प्रोग्राम है वो इस लाइन को ना एग्जीक्यूट करके डायरेक्ट इस लाइन पे जंप करता। क्या करता भैया? जंप करता। क्या इतनी बात समझ में आई भैया? हमें अभी तक इफ कंडीशन में, इफ स्टेटमेंट में सिर्फ इतनी सी बात समझ में आई है कि ये हमारा प्रोग्राम का फ्लो चलता जा रहा है। जैसे ही वो इफ वाली लाइन पे आएगा, इफ लाइन के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लगा होता है, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा होता है एक कंडीशन। यहां पे वो कंडीशन क्या है? इफ मार्क्स इज लेस देन 33। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के अंदर यहां पर जो भी कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो भैया डायरेक्ट वो अगली वाली लाइन में जंप कर जाता है। तो चलिए, ये चीज मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो हैव पेशेंस, क्लास को एकदम लास्ट तक देखो, क्योंकि अभी जब मैं इसे कोड करके बता रहा हूँ, ये तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया कि अब जब मैं थ्योरेटिकली इफ स्टेटमेंट के बारे में बात करूं तो आप ऐसा ओ माय गॉड भैया ने क्या बता दिया, आप ऐसा ना करो। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। अब हम थ्योरेटिकली थोड़ा सा इफ स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जब भी हम एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो इफ में भैया ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर एक एक्सप्रेशन लिखा होता है, और इसी एक्सप्रेशन को हम एक कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एक कंडीशन कहते हैं। और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है, और आगे वाली लाइंस में जो भी स्टेटमेंट्स लिखे होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, हमें इतनी बात जो है वो समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। इफ द एक्सप्रेशन इज फॉल्स स्किप द स्टेटमेंट, मतलब कि अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो स्टेटमेंट को आप स्किप कर दो। तो भैया ये यहाँ पर क्या आ जाता है? इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 33। अगर जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है, जो मार्क्स यूजर ने इनपुट किया है, अगर वो 33 के बराबर है या 33 से ज्यादा है, मतलब कि या तो 33 है या 34 है या 40 है या 50 है या 100 आउट ऑफ 100 आ गए हैं भैया यूजर के, तो उस केस में आप सी आउट करा दोगे पास। लेकिन भैया अगर मार्क्स 33 के कम होते हैं, 33 से कम होते हैं, तो आप ये वाली लाइन आउटपुट में नहीं दोगे, और इसके आगे जो भी लाइनें लिखी होंगी आप उन्हें एग्जीक्यूट करा दोगे। तो क्या भैया इसको फटाक से हम एक एग्जांपल से देख लें? बिल्कुल भैया, इसे हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज जो मैंने आपको और समझानी है, ये चलो एग्जांपल से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझ रहे होंगे। तो चलिए भाई साहब, फाइनली हम एक काम कर लेते हैं, अब इस चीज को कोड करके देख लेते हैं। तो वही भैया एक काम करो, प्रोग्रामिस खोलो फटाक से, प्रोग्रामिस। ठीक है, प्रोग्रामिस नाम का जो ऑनलाइन कंपाइलर है आप उसे ओपन कर लो। हम भैया गए यहाँ एक नए टैब के अंदर, हमने डाला प्रोग्रामिस। अब प्रोग्रामिस के अंदर वही ऑनलाइन सी प्लस प्लस कंपाइलर है, इसमें हम अभी कोड कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ हमने लिखा, सबसे पहला क्या लिखा? हमने लिखा भैया हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। हमने लिखा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, फिर हमने लिखा इंट मेन। इंट मेन के अंदर हम अपना पूरा कोड लिखने वाले हैं। अब यार देखो, सबसे पहले हमें क्या करना था? सबसे पहले भैया आप एक काम करो, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बना लो, जिसमें आप यूजर से पूछोगे कि भैया आपके टेंथ में मैथ्स में जितने मार्क्स आए थे, एंटर द मार्क्स यू गॉट इन मैथ्स। वाह व्हाट इंग्लिश। तो भैया आपके मार्क्स कितने आए थे मैथ्स में, आप वो एंटर कर दो। ठीक है, और इसे आप सी इन करा लोगे मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर। किसके अंदर भैया? मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लोगे। तो इन 3 लाइनों में हमने क्या किया भैया? हमने एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया, मार्क्स नाम का एक डब्बा बनाया।
जिसमें हमने यूजर से पूछा कि भैया आपके जितने भी मार्क्स आए थे मैथ्स के अंदर, उसे आप मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर सी इन करा दो, मतलब इनपुट करा दो। क्या करा दो भैया? इनपुट करा दो। अब यहाँ सबसे पहला इफ स्टेटमेंट आपका क्या लगता था? इफ मार्क्स इज लेस देन 33, इफ मार्क्स इज लेस देन 33, तो इस केस में आप सिंपली क्या करोगे? इस केस में आप सी आउट करा दोगे। इस केस में आप सिंपली सी आउट करा दोगे फेल। क्या सी आउट करा दोगे भैया? फेल सी आउट हम करा देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ नीचे आके आप सी आउट करा दो क्या भैया? पास। अब अभी के लिए पता है क्या होगा? अभी के लिए आपका अगर सपोज बच्चा फेल भी होगा ना, तो आपका फेल और पास दोनों ही आउटपुट में आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा भैया? क्योंकि मैंने आपको प्रोग्राम फ्लो के बारे में बताया था। पहला भैया ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, दूसरी भैया ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तीसरी भैया ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, चौथी भैया ये वाला इफ कंडीशन चेक होगा। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू होता है तो सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो ये सी आउट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होने वाला है। तो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। पूछ रहा है भैया एंटर द मार्क्स यू गॉट इन मैथ्स। हमने कहा भैया मेरे मैथ्स में 12 नंबर आए थे। कितने नंबर आए थे भैया? 12 नंबर आए थे। हमने एंटर किया। ये बोल रहा है फेल भी हो पास भी हो। क्यों भैया? क्यों? ऐसा क्यों? यहाँ पे आप एक काम करो, एक कैंडल लगा लो। यहाँ पे आप एक कैंडल लगा लो, ठीक है। एक बार फिर से रन कर लो। एंटर द मार्क्स यू गॉट इन मैथ्स। हमने कहा भैया 12 नंबर आए थे। बोल रहे हैं भैया आप फेल हो, लेकिन फेल तो एग्जीक्यूट हुआ है, पास भी एग्जीक्यूट हो गया है। अब ये जो पास वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व कब होगी? जब मैं आपको इफ एल्स पढ़ाऊंगा तब सॉल्व होगी। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि यहाँ प्रोग्राम में हुआ क्या। हमने सबसे पहले ये वाला आउटपुट दिया कि भैया आप मार्क्स एंटर करो मैथ्स में आपके जितने भी थे। उस मार्क्स को हमने मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। मतलब कि ये जो 12 हमने इनपुट दिया ये हमने मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। फिर भैया अगली लाइन चली, इफ कंडीशन है कॉल हुई। क्या भैया मार्क्स लेस देन 33 है? क्या 12 लेस देन 33 है? बिल्कुल भैया 12 लेस देन 33 है। तो ये वाली जो लाइन है एग्जीक्यूट हो गई। अब ये लाइन ये कहती है कि आप फेल आउटपुट में दे दो, तो भैया यहाँ फेल आउटपुट में चला आया, ठीक है। तो इफ कंडीशन हमारा सक्सेसफुली जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। लेकिन भैया इफ कंडीशन तो एग्जीक्यूट हुआ, अब जो हमारा कोड रन हुआ है, मतलब क्योंकि भैया लाइन बाय लाइन कोड रन हो रहा है ना, सीक्वेंशियली कोड रन हो रहा है। तो अब इफ कंडीशन के बाद हमारी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी और आपका पास जो है वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आई कि पास तो किसी भी कंडीशन में आपका आउटपुट में आने ही वाला है। चेक हमें क्या करना है कि इफ कंडीशन चल रही है कि नहीं चल रही है। तो अभी आप क्या ध्यान रखोगे भैया इफ कंडीशन अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है। अब भैया एक कंडीशन तो हमने देख ली, हमने 12 इनपुट में दे दिया। 12 भैया लेस देन 33 होता है, तो हमारा जो इफ कंडीशन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। अब देख लेते हैं कि अगर 33 से कोई बड़ा नंबर दिए तो ये भैया नहीं चलना चाहिए, ये फिर फेल आउटपुट नहीं देना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं क्या ऐसा है कि नहीं। भैया हमने बोला मार्क्स जो है इस बार आपके 44 नंबर आए थे, तो क्या इसने फेल आउटपुट में दिया? नहीं भैया फेल आउटपुट में नहीं दिया, ये सिर्फ पास आउटपुट में दे रहा है। कह रहा है भैया आप पास हो चुके हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया ये फेल पास जो दो बार ऐसे प्रिंट हो रहा है ना, ये इफ एल्स कंडीशन में ही सही हो पाएगा। तो अभी के लिए मैंने बस आपको ये चीज समझा दी है। हालांकि इसको एक बार आप रिमूव भी कर सकते हो और फिर आप एक बार रन करके देखो। मैंने कहा एंटर द मार्क्स यू गॉट इन मैथ्स। मैंने कहा भैया 55 नंबर आए थे। 55 नंबर आए थे तो कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कहूं 33 से कोई भी कम नंबर दूं, मैंने कहा भैया 23 नंबर आए थे, 23 मार्क्स आए थे, तो ये कहेगा फेल है। तो अगर आप सिर्फ इफ कंडीशन डाल रहे हो, अगर 33 से कम मार्क्स आप एंटर करते हो तो आपको फेल बताएगा। अगर 33 से ज्यादा है तो कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है भैया, चलो ठीक है भैया, चलिए अब हम एक काम कर लेते हैं, हम मल्टीपल इफ कंडीशंस एक बार देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं भैया? मल्टीपल इफ कंडीशंस हम एक बार देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज यहां मैं मल्टीपल इफ कंडीशंस लिखता हूं। कैसे भैया? सबसे पहली इफ कंडीशन ये है कि इफ जो मार्क्स है, जो मार्क्स यूजर इनपुट दे रहा है, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हुआ 90 के, अगर मतलब 90 मार्क्स से ज्यादा होता है या 90 मार्क्स के बराबर होता है, तो आप भैया क्या करोगे? सी आउट करा दोगे ग्रेड ए। क्या सी आउट करा दोगे भैया? ग्रेड ए सी आउट करा दोगे। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया इतनी बात समझ में आ चुकी है। दूसरी इफ कंडीशन हम कुछ ऐसी लगा रहे होंगे कि इफ मार्क्स इज लेस देन 90, इफ मार्क्स इज लेस देन 90 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, तो भैया इस कंडीशन में आप क्या करो? आप सी आउट करा दो ग्रेड बी। क्या सी आउट कराओ भैया? ग्रेड बी आप जो है सी आउट करा दो। क्या बात समझ में आई?
भैया यहाँ हमें सारी बात समझ में आ रही है कि पहला इफ कंडीशन आपने ये लगाया कि अगर मार्क्स जो है, जो भी मार्क्स यूजर ने इनपुट दिया है, अगर वो 90 से ज्यादा होता है तो आप हमें ग्रेड ए दे दोगे। जैसे आपके कॉलेजेस में होता है, जैसे आपके स्कूल में होता है, अगर 90 नंबर से ज्यादा है तो भैया ग्रेड ए मिला है, मिठाई बटेगी भैया, मिठाई बटेगी, ठीक है। लेकिन लेकिन वहीं दूसरी इफ कंडीशन क्या है, ये वाली इफ कंडीशन चली, अगर 90 से ऊपर हुआ तो ग्रेड ए प्रिंट होगा, लेकिन अगर 90 से ऊपर नहीं हुआ तो ये कंडीशन नहीं चलेगी, ग्रेड ए प्रिंट नहीं। नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। फिर भैया कंडीशन चेक होगी अगली इफ वाली, अगर 90 से कम होता है मार्क्स और साथ ही साथ मार्क्स जो है वो 80 से ज्यादा होता है, कहने का मतलब क्या है, 80 से ज्यादा है और 90 से कम है, मतलब 80 और 90 के बीच में, तो इस कंडीशन में आप क्या प्रिंट कराओगे, ग्रेड बी प्रिंट कराओगे। तो जब मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाया था, जब मैंने आपको लॉजिकल एंड और लॉजिकल और के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि एंड ऑपरेटर आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर यूज होने वाला है। तो अगर हमें एक साथ दो कंडीशंस को चेक करना है, पहली कंडीशंस क्या, कि भैया अगर मार्क्स जो है वो 90 से कम है, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन हमने चेक करी कि मार्क्स जो है वो 80 के या तो बराबर होना चाहिए, ये 80 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 90 से तो कम होना ही चाहिए लेकिन 80 से ऊपर होना चाहिए। भाई 90 से कम तो 0 भी होता है, 10 भी होता है, 20 भी होता है, तो 90 से तो कम होना नहीं, होना ही चाहिए, 80 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 81 होना चाहिए, 82 होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। जहां हमें दो तीन कंडीशंस लगानी होती है तो भैया हम यहाँ बीच में एंड या फिर और ऑपरेशन यूज करते हैं। अब इसको इन डेप्थ में थोड़ा सा और आगे आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से किया जाता है, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझो कि क्योंकि हम चाहते थे कि ये दोनों ही कंडीशंस ट्रू हो, ये दोनों ही कंडीशन सच हो, तो हमने भैया यहाँ पे एंड लगाया। लेकिन अगर हम ये चाहते कि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो काम चल जाएगा, तो हम यहाँ पर और लगाते, क्या लगाते भैया, और लगाते। तो और का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है तो अभी नहीं बता रहा हूं, अभी सिर्फ आप एंड समझो, ठीक है। ठीक है भैया, एक और आप इफ लगाओ, भैया हमें तो एक और इफ लगाना है, आप हमें एक और इफ लगा के बताओ। भैया एक और इफ हम लगा देते हैं, अगर अगर आपका जो मार्क्स है वो लेस देन 50 हो जाता है, अगर आपका जो मार्क्स है वो लेस देन 50 हो जाता है तो आप सी आउट करा दो, सी आउट करा दो फेल। क्या सी आउट करा दो भैया, फेल आप जो है सी आउट करा दो। तो क्या इस प्रोग्राम को हम चला चला लें, बिल्कुल भैया इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि एंटर द मार्क्स यू गॉट इन मैथ्स। मैंने यूजर से पूछा भैया मैथ्स में जितने भी नंबर आए हैं आप उसे हमें आउटपुट में दे दो। यूजर ने कहा भैया मेरे 44 नंबर आए थे। कितने नंबर आए थे भैया, 44 नंबर आए थे। मैंने कहा भैया 50 से नीचे हो, मेरी स्कूल के अंदर 50 से नीचे वाले जितने भी बच्चे होते हैं सब होते हैं गधे बच्चे, हो जाते हैं फेल। तो भैया यहाँ मैंने आउटपुट में दे दिया कि आप फेल हो चुके हो, क्योंकि 44 जो है वो 50 से नंबर है और आपको जो क्लास है वो दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, भैया एक बार और रन करो। मान लो अगर उसके मार्क्स 44 ना आए हुए होते, मान लो उसके मार्क्स 95 आए हुए होते, तो भैया क्या ग्रेड ए प्रिंट हो जाता, बिल्कुल भैया ग्रेड ए प्रिंट हो जाता। फिर भैया फिर मान लो उसके जो मार्क्स हैं वो 85 आए हुए थे, 85 आए हुए होते, तो क्या ग्रेड बी प्रिंट हो रहा होता, बिल्कुल भैया ग्रेड बी प्रिंट हो रहा होता। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हमने सिर्फ एक इफ कंडीशन लगाने की बजाय तीन इफ कंडीशंस लगा दी कि अगर मार्क्स जो है वो 90 के बराबर या 90 से ऊपर हो तो ग्रेड ए प्रिंट कराना, अगर 90 से कम 80 से ऊपर हो तो ग्रेड बी प्रिंट कराना, और अगर 50 से नीचे हो तो भैया फेल प्रिंट करा देना। तो ये तीनों इफ कंडीशंस अलग अलग है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भैया इफ कंडीशन के अंदर हम ब्लॉक स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, और ब्लॉक समझने के बाद हम उसका कोड कर रहे होंगे। तो चलिए भैया समझते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट क्या होता है। अब नेक्स्ट चीज जिसके बारे में हम जानने वाले हैं भैया वो है ब्लॉक स्टेटमेंट्स। क्या है भैया, ब्लॉक स्टेटमेंट्स। तो ब्लॉक स्टेटमेंट्स को मैं एक सिंपल से एग्जांपल की मदद से आपको बता देता हूं। अभी तक आपने क्या देखा कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30, अगर जो यूजर ने मार्क्स इनपुट कराया है अगर वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 होता है तो आप सी आउट करा दो, सी आउट करा दो पास। क्या सी आउट करा दोगे भैया, पास सी आउट करा दोगे। तो यहां पे तो हमें एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना था, तो हमने क्या किया, इसको इस तरीके से लिखा। लेकिन जहां बात आ जाती है मल्टीपल स्टेटमेंट्स की, जहां बात आ जाती है मल्टीपल स्टेटमेंट्स की, तो वहां पे आपको ब्लॉक यूज करना होता है। क्या यूज करना होता है भैया, ब्लॉक यूज करना होता है। भैया ब्लॉक किस बला का नाम है, ब्लॉक भैया यूज होता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए। तो लेट अस सपोज कंडीशन मैंने यहां सेम लिखी, कंडीशन भैया मैंने यहां पे सेम लिखी कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33,
अब मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ पास ना कहे, ये यूजर को ये भी बोले कि ग्रेट जॉब, ये यूजर को ये भी बोले ग्रेट जॉब। तो भैया यहां पे मैं दो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूं। एक तो मैं यूजर को आउटपुट देना चाहता हूं पास, और दूसरा मैं यूजर को आउटपुट देना चाहता हूं ग्रेट जॉब। क्या आउटपुट देना चाहता हूं भैया? ग्रेट जॉब। तो जैसे ही आपके एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स आपको एग्जीक्यूट कराने हैं, एक के बाद इफ कंडीशन के अंदर अगर आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है, तो यहां पे इसे आपको एक ब्लॉक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। और भैया ब्लॉक स्टेटमेंट बनाने के लिए सिंपली हम इसको करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर देते हैं। तो अब आप एक बात ऐसी समझो, अब आप एक बात ऐसी समझो, एक सेकंड रुकना। अब आप एक बात ऐसी समझो कि भैया अभी तक, कि भैया अभी तक जो हम इंट मेन फंक्शन यूज करते थे, अभी तक जो हम इंट मेन फंक्शन यूज करते थे, क्या उसके अंदर ये जो करली ब्रेसेस लगाते थे, इसके अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हम ब्लॉक स्टेटमेंट कह सकते हैं क्या? बिल्कुल, उन्हें आप ब्लॉक स्टेटमेंट कह सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, हमें इतनी बात जो है वो समझ में आ चुकी है। तो अब मैं आपको ब्लॉक स्टेटमेंट थ्योरेटिकली थोड़ा सा अभी समझाऊंगा। उसमें से एक चीज है जो कि लोकल स्कोप, मैंने बोला है कि भैया जो भी वेरिएबल्स उसके अंदर बनेंगे वो लोकल स्कोप में बनते हैं। ये एकदम बड़ी हुआ सी बात हो जाएगी आपके लिए कि हाँ यार भैया, ये अचानक से आपने क्या गोला बारूद हमारे ऊपर फेंक दिया। तो ये लोकल स्कोप जो है, जैसे ही मैं अभी कोड कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो अभी अपना माथा मत पटकना, जब मैं अभी समझा रहा हूँ मैं सिर्फ बता दूंगा कि लोकल स्कोप क्या होता है। असल में आपको समझ में आएगा, उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल में समझ में आएगा। तो मैं तुरंत बाद इसको कोड करके और एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? तो अभी माथा मत पटकना कि भैया लोकल स्कोप क्या होता है। तो यहां आपको ब्लॉक स्टेटमेंट समझ में आया? बिल्कुल भैया, कि अगर सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है तो कोई करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। तो करली ब्रेसेस अगर नहीं लगा है तो इसे हम एक ब्लॉक स्टेटमेंट नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है तो हमें करली ब्रेसेस को लगाना पड़ेगा। और जैसे ही आप करली ब्रेसेस को लगा देते हो, तब ये जो भी स्टेटमेंट्स हैं इन्हें आप ब्लॉक स्टेटमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? ब्लॉक स्टेटमेंट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया कि इंट मेन फंक्शन के अंदर आप जो भी लाइन ऑफ कोड्स लिखते हो वो सब क्या होते हैं भैया? ब्लॉक स्टेटमेंट होते हैं। क्या होते हैं भैया? ब्लॉक स्टेटमेंट होते हैं। ब्लॉक स्टेटमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम सिंपली क्या कर रहे होते हैं, एक ब्लॉक के अंदर, एक डब्बे के अंदर उसे क्या कर रहे होते हैं? इनकैप्सुलेट कर रहे होते हैं। अब ये इनकैप्सुलेशन क्या है, इसे हम डेप्थ में अपने ऊप्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे होंगे आगे। अभी ये बैच थोड़ा लंबा है, बड़ा है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे ही कॉन्सेप्ट्स हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, सी प्लस प्लस बैच का ही पार्ट है वो, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा कि भैया ये इनकैप्सुलेशन क्या होता है। लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझो कि हमने एक ब्लॉक बनाया, एक डब्बा बनाया, उसके अंदर हमारे जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सबको पैक कर दिया। क्या कर दिया? पैक कर दिया। ठीक है भैया, तो इसी को हम क्या कह देते हैं? ब्लॉक स्टेटमेंट कह देते हैं। भैया इसे आप फटाक से थ्योरेटिकली थोड़ा सा हमें बताओ कि ब्लॉक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो इफ स्टेटमेंट अभी तक हमने समझा, अभी तक हमने इफ स्टेटमेंट समझा, उसी को आप समझ लो ब्लॉक स्टेटमेंट कैसे बन जाता है। अगर यहां पे करली ब्रेसेस लगा दोगे तो वो एक ब्लॉक स्टेटमेंट बन जाता है। अब इस करली ब्रेसेस के अंदर आप जितने चाहो, जितने मर्जी उतने स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने ये करली ब्रेसेस नहीं लगाए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट लिख पाओगे, उससे ज्यादा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, चलिए ठीक है भैया, इतनी चीज समझ में आई। तो अगर आपको ब्लॉक स्टेटमेंट बनाना है तो भैया ऑल स्टेटमेंट्स जो है वो करली ब्रेसेस के अंदर आपको डालने पड़ेंगे। दूसरा भैया, क्रिएट अ ब्लॉक ऑफ कोड बाय इंक्लूडिंग मोर देन वन स्टेटमेंट इन कोड ब्लॉक। तो ये हाँ मैंने लिख दिया है थोड़ा अंग्रेजी के लिए, अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो थोड़ा सा ऐसा इसको बोल देना है ना, तो वर्ड पड़ेगा, थोड़ा समाज में दबदबा बन जाएगा। ब्लॉक कैन ऑल्सो कंटेन वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो अब ये क्या होता है, मैं अभी जस्ट अब आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, कोड कराऊंगा तब समझाऊंगा। ठीक है, तो माथा मत पटको ये क्या चीज है। दूसरा भैया, दीज वेरिएबल्स आर ओनली विजिबल विद इन द ब्लॉक लोकल स्कोप। भैया लोकल स्कोप जैसे ही आप बोले, जैसे ही आप बोले हमारा दिमाग खराब हो गया। लेकिन आपने कहा है ये दो लाइन ऑफ थ्योरी जो आपकी लिखी हुई है, ये आपको एग्जाम्पल में ही समझ में आएगा। तो अभी हमें इस पे माथा नहीं पटकना है। ठीक है, तो आप इसे आप फटाक से नोट करो, इसको आप फटाक से नोट करो, फिर हम अपना एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए भैया थोड़ा सा कोड कर लेते हैं, और ये ब्लॉक स्टेटमेंट क्या भला का नाम है इसे हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। चलिए भैया, हमने ब्लॉक स्टेटमेंट पढ़ लिया। तो अब ये जो एग्जिस्टिंग आपने इफ कोड देखा था, इसी के अंदर मैं इसको थोड़ा ब्लॉक बनाता हूं। कैसे ब्लॉक बनाएंगे भैया? लेट अस सपोज ये जिस भी बच्चे के मार्क्स 90 से ज्यादा आ रहे हैं तो उसे हमें अभी क्या प्रिंट कराते थे भैया? ग्रेड ए प्रिंट कराते थे।
मैं चाहता हूं कि ग्रेड ए के साथ साथ भैया उसको मैं चॉकलेट भी दूं। मेरी ख्वाहिश है भाई, मेरे पैसे हैं, बहुत पैसा कमा रहा हूँ, डॉलर्स में छाप रहा हूँ भैया, चॉकलेट ग्रांटेड। मैंने उसको कहा भैया तुम्हें अब चॉकलेट मिलेगी। क्या मिलेगी? चॉकलेट मिलेगी। अब क्योंकि भैया एक एक लाइन से ज्यादा लाइन ऑफ कोड्स आ गए, तो इन्हें हमें एक ब्लॉक के अंदर सीमित करना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है भैया, इसे हमें करली ब्रेसेस के अंदर लगाना पड़ेगा। तो जहां ही आप करली ब्रेसेस लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है कि इन करली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपका कोड लिखा है, जो भी आपके स्टेटमेंट्स लिखे हैं, इन्हें हम ब्लॉक स्टेटमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ब्लॉक स्टेटमेंट्स कहते हैं। बहुत ही छोटी सी बात है। अब इसको एक कॉन्टेक्स्ट के साथ में समझ लिया, इफ कंडीशन के साथ समझ लिया, एक एग्जांपल के साथ समझ लिया, तो समझ में आ गया। अगर मैं इंडिविजुअली ब्लॉक स्टेटमेंट पढ़ाता तो घंटा समझ में नहीं आता, दिमाग के ऊपर से आपके चला जाता। ठीक है भैया। वहीं ग्रेड बी वाली को हम कहेंगे, ग्रेड बी ग्रेड बी वाले को हम कहेंगे कि बेटर टाई, नहीं नहीं, आपको छोटी वाली चॉकलेट मिलेगी, आपको छोटी वाली चॉकलेट ग्रांटेड, छोटी वाली चॉकलेट ग्रांटेड। ठीक है भैया। तो ग्रेड बी वाले को हमने कहा कि आपको छोटी चॉकलेट मिलेगी। ठीक है। और फेल वाले को हमने कहा नालायक। फेल वाले को हमने कहा नालायक, रिपीट द क्लास। भैया क्योंकि फेल हो गया है, रिपीट करो आप क्लास को, 10th क्लास में हो, दोबारा 10th क्लास पढ़ोगे। ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती है। यहाँ पे भी आप एक एंडल स्टेटमेंट लगा लो। एंडल स्टेटमेंट अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि भैया 85 के बाद ये जो ग्रेड बी आपका नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो रहा है, ये एंडल स्टेटमेंट की वजह से प्रिंट हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में? बिल्कुल भी इतनी बात समझ में। और ये जो ये वाली लाइन है, एंटर द मार्क्स यू गॉट इन मैथ्स, इसके बाद ये जो 85 जो इनपुट वाला कर्सर है, वो नेक्स्ट लाइन में क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया हमने यहाँ एक एंडल स्टेटमेंट लगा के रखा है। ये देखो, ये देखो, ये एक एंडल स्टेटमेंट लगा के रखा है। एंडल स्टेटमेंट सिंपली हमारा क्या करता है? नेक्स्ट लाइन में अपने आउटपुट को देता है। ठीक है। तो इसको एक बार हम करा लें। हाँ भैया, यहाँ पे आप करली ब्रेसेस लगाना तो भूल गए, करली ब्रेसेस लगाना तो आप जो है भूल चुके हो। ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमने करली ब्रेसेस लगा ली। अब इसको रन करके देखो, कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। जब आपको सिंगल स्टेटमेंट यूज करने होते हैं तो आप बिना करली ब्रेसेस के काम कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बढ़ाने हो किसी भी इफ कंडीशन के अंदर, तो आपको करली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। मतलब कि भैया उसे ब्लॉक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। अब क्या भैया, सिंगल जब हम लगा रहे हैं, सिंगल स्टेटमेंट आउटपुट में दे रहे हैं, तो क्या तब हम करली ब्रेसेस नहीं ही लगाना है क्या? क्या करली ब्रेसेस के अंदर उसको कर देंगे तो क्या वो कोड नहीं चलेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप जब भी इफ कंडीशन या कोई भी कंडीशन यूज कर रहे हो, तो आप करली ब्रेसेस के साथ उसको यूज करो, मतलब कि उसको एक ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर आप यूज कर रहे हो। ठीक है भैया, इतनी चीज समझ गए। भैया इसको हम रन करके देख रहे हैं। अब हमने कहा कि अगर मार्क्स जो है 90 से ज्यादा हो, तो भैया लेट्स सपोज कि यूजर के जो मार्क्स हैं वो 98 आए हैं, 98 आए हैं, तो हमने कहा आपके ग्रेड ए तो आए हैं, साथ ही साथ आपको चॉकलेट भी मिलेगी। फिर एक बार और रन करके देखो, फिर एक बार और रन करके देखो, भैया दूसरे बच्चे के आए हैं 84 मार्क्स। हमने कहा आपको ग्रेड बी मिलेगा, आपको ग्रेड बी मिलेगा, और आपको छोटी वाली चॉकलेट हमने दी। चलो, अब भैया रन करके देखते हैं। इस बार बच्चा फेल हो गया है, हमने कहा 35 नंबर आए हैं, तो भैया फेल हो गए हो, आप रिपीट करो क्लास को। ठीक है। अब जब मैंने आपको अभी ब्लॉक समझाया, तो मैंने आपको एक स्कोप की बात करी थी। स्कोप की बात क्या होती भैया? हमने बताया था कि भैया वेरिएबल आप बना सकते हो, साथ ही साथ इसके अंदर आप स्कोप डिफाइन कर सकते हो। तो चलो मैं आप स्कोप समझाता हूँ कि भैया स्कोप क्या होता है। लेटेस्ट सपोज मैं ये चाहता हूं, लेटेस्ट सपोज मैं ये चाहता हूं कि ये जो 90 वाला बच्चा है, ये जो 90 वाला बच्चा है, इसके पापा पूछ रहे थे, इसके पापा ये पूछ रहे थे कि भैया 90 से ऊपर तो आया है, लेकिन 100 टच होने में कितना नंबर रह गया है? शर्मा जी का लड़का बताइए आगे निकला जा रहा है, तो कितना रह रहा है? 100 टच होने में कितना रह रहा है? तो हम क्या करते हैं, एक डिफरेंस नाम का वेरिएबल बनाएंगे। लेट अस सपोज डिफ नाम का, या पूरा चलो डिफरेंस नाम का ही वेरिएबल बना लेते हैं। डिफरेंस नाम का वेरिएबल बनाया, और भैया और हम डिफरेंस के अंदर वो नंबर स्टोर करा लेते हैं कि 100 से कितना रह रहा है। कि लेट अस सपोज मार्क्स 95 है, मार्क्स 95 है, तो हम क्या करेंगे, मार्क्स को 100 से हम माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 95 5 रह जाएगा। तो भैया भैया ये जो टप्पू के पापा हैं, टप्पू के पापा को हम बता पाएंगे कि हाँ टप्पू के पापा जी, आपका जो बच्चा है उसके मार्क्स तो 95 आए थे, लेकिन 100 टच करने में वो 5 नंबर जो है वो पीछे रह गया। ठीक है भैया। तो चलो ये डिफरेंस है, और साथ ही साथ हम डिफरेंस को भी आउटपुट में दे देंगे। अभी डिफरेंस क्यों दिखा रहा हूं, ये स्कोप आपको समझने में बड़ा हेल्प करेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल एकदम धीरज रखिए और चीजों को समझिए। ठीक है। डिफरेंस इज डिफरेंस,
यहाँ हमने क्या किया, एक पहले स्ट्रिंग आउटपुट में दी कि भैया आपका डिफरेंस जो है, डिफरेंस इज, ये एक स्ट्रिंग है, बस इसका कोई मतलब नहीं है, बस ये हमने आउटपुट में दिया कि आपका जो डिफरेंस है वो इस डिफरेंस नाम के वेरिएबल के बराबर होने वाला है। ठीक है, ये हैंडल करा लिया। अब इसको रन करके देखें, इसको रन करके देख ले। भैया कहता है एंटर द मार्क्स यू गॉट इन मैथ्स। हमने कहा 93 नंबर आए हैं, टप्पू के 93 नंबर आए हैं। बोल रहा है कि भैया आपका जो बेटा है वो 100 टच करने में 7 नंबर पीछे रह गया है, लेकिन फिर भी कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से उसे ग्रेड ए मिला है और भैया 5 स्टार चॉकलेट मिली है। लेकिन आप अब ऐसा समझो कि यार देखा सीखी जो 80 से 90 वाला बच्चा है, जिस बच्चे के 80 मार्क्स से 90 मार्क्स के बीच में मार्क्स आने वाले हैं, तो भैया उसके पापा भी जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का 100 में कितना रह गया, हमारे बच्चे का 100 में कितना रह गया। तो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखें, अगर हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखें इस तरीके से, एक सेकंड रुकना, इस आउट को भैया इंडेंटेशन सही कर ले। अगर हम यहाँ डायरेक्टली लिखें डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस इज इक्वल टू 100 माइनस मार्क्स, 100 माइनस मार्क्स, तो भैया क्या ये चलेगा, क्या ये चलेगा? रन करके देखते हैं, क्या ये चलेगा? रन करके हम देख लेते हैं। भैया यहां पे ये कह रहा है डिफरेंस नॉट डिक्लेयर्ड। क्या भैया 18 नंबर लाइन में, 18 नंबर लाइन भैया ये वाली जो लाइन है, इसमें डिफरेंस नॉट डिक्लेयर्ड क्या कह रहा है? एरर दे रहा है, डिफरेंस नॉट डिक्लेयर्ड। भैया हमने यहाँ डिफरेंस डिक्लेयर किया है, हमने तो वेरिएबल बनाया है डिफरेंस नाम का, फिर ये एरर क्यों दे रहा है? फिर ये एरर क्यों दे रहा है? आप ऐसा समझो, कुछ इस तरीके से समझो कि जब भी हम एक ब्लॉक स्टेटमेंट बनाते हैं, उस ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर हम जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं या जो भी गतिविधि करते हैं उस ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर, वो जो गतिविधि होती है, वो जो वेरिएबल होता है, वो सिर्फ उस ब्लॉक के अंदर सीमित होता है। उस ब्लॉक के अलावा, उस ब्लॉक के अलावा किसी भी अदर ब्लॉक के अंदर वो मान्य नहीं होता है। क्या मेरी ये बात समझ में आई? नहीं भैया बात समझ में नहीं आई, अच्छे से समझाओ। तो लेट अस सपोज मैंने एक डिफरेंस नाम का वेरिएबल भैया इस इफ स्टेटमेंट के अंदर बनाया और उसको मैंने यहां पे डिफरेंस नाम के वेरिएबल में यूज किया। लेकिन अगर मैं ये चाहूं कि यही सेम डिफरेंस वेरिएबल मैं इस इफ स्टेटमेंट के अंदर भी यूज कर लूं, तो इफ इस ये जो सेकंड वाला इफ स्टेटमेंट है, इसके लिए डिफरेंस नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये डिफरेंस हमने सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर, मतलब ये वाला जो इफ है इसके अंदर के लिए ही बनाया है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आप समझो कि भैया हमारे मोहल्ले में 4 घर हैं, हमारे मोहल्ले में 4 घर हैं और हर घर में एक छोटू है, हर घर में एक छोटू है, तो भैया हर घर का जो छोटू है वो अलग है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हर इफ स्टेटमेंट के लिए हमें अलग अलग छोटू, मतलब अलग अलग इंट डिफरेंस नाम का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो कुछ मोटा मोटा ऐसा समझो कि भैया हर इफ स्टेटमेंट के लिए आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो अलग होते हैं, और उस इफ स्टेटमेंट के अंदर जो भी वेरिएबल या जो भी डिक्लेरेशन हुआ है वो उस इफ स्टेटमेंट के बाहर मान्य नहीं होते हैं, उसके बाहर उसका कोई भी वजूद नहीं होता है। जैसे आपके घर का जो छोटू होगा उसका कोई वजूद नहीं है आपके घर के बाहर, ठीक उसी तरीके की कहानी। तो भैया ये जो फर्स्ट इफ कंडीशन है इसके अंदर डिफरेंस डिक्लेयर किया, तो भैया इसे रीडिक्लेयर हमें करना पड़ेगा। अब रन करो, अब रन करो, चलता है क्या? अब रन करो, हाँ भैया बिल्कुल चलता है। अब अगर अपन 80 से 90 कोई मार्क्स आप बताओ भैया, भैया मेरे 86 नंबर आए थे, हमने कहा 86 मार्क्स आए थे, तो भैया ग्रेड बी, ग्रेड बी। अच्छा यहाँ पे हमने डिफरेंस को आउटपुट में दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे आप सी आउट करा लो, सी आउट करा लो। भैया सी आउट तो कराया ही नहीं था ना, डिफरेंस कहाँ समझ में आ जाएगा? डिफरेंस, डिफरेंस इज, डिफरेंस, क्या इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया इतनी बात समझ में हमें आ चुकी है। अब रन करके देखो, अब रन करके देखो, भैया मेरे 86 मार्क्स आए थे, कह रहा है डिफरेंस जो है वो आपका 14 है। भाई साहब आप 100 नंबर टच करने में, आप शर्मा जी के लड़के के बराबर पहुंचने में 14 नंबर पीछे रह रहे हैं। साथ ही साथ आपके ग्रेड बी आए हैं और साथ ही साथ आपको छोटी वाली 5 स्टार मिलने वाली है, 5 रुपया वाली 5 स्टार मिलने वाली है। तो आशा करता हूं ये जो स्कोप है ना, ये आपको समझ में आया। स्कोप मतलब दायरा, कि भैया आप सिर्फ इस वाले इफ कंडीशन के अंदर ही आप सीमित हो। यही आपका स्कोप है, यही आपका दायरा है, इसी के अंदर आप लिमिटेड रहोगे। आप इस नेक्स्ट वाले इफ के लिए मान्य नहीं। तो स्कोप इसी को हम कहते हैं। आपको समझ में आ गया? ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर आप जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका स्कोप सिर्फ उसके अंदर ही होता है, उसके बाहर नहीं।
आशा करता हूँ ये चीज समझ में आई, मैंने अपना बेस्ट दिया है इस चीज को समझाने में। तो भैया बिल्कुल परेशान मत होना, अगर नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो अभी आगे हम फंक्शंस यूज करेंगे, लूप्स यूज करेंगे, अच्छे तरीके से चीज समझ में आएगी। और क्या है, प्रोग्रामिंग में कभी भी ऐसा तुरंत हार्ड एंड फास्ट 100% क्लियर नहीं होता है। आज कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ना, आज वो 60% ही समझ में आने वाला है, लेकिन आने वाली कुछ 5-10 क्लासेस में वो 100% आपका क्लियर हो रहा हो। तो अभी के लिए सिर्फ इसके नोट्स बना लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना, लिख लेना कहीं पे क्या होता है, बस ध्यान में बिठा लेना कि हाँ ब्लॉक स्टेटमेंट नाम की कोई चीज होती है, उसके अंदर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसका स्कोप सिर्फ उतना ही होता है, सिर्फ उसी ब्लॉक स्टेटमेंट के अंदर उसका स्कोप होता है। और भैया बस आगे हम कुछ कुछ इसको सीखेंगे, और अभी आज तो भैया ने भी ये चीज समझा। चलिए, तो चलिए भैया अब हम इस इफ एल्स अपना यूज कर लेते हैं। ठीक है भैया, हमने अपने इफ स्टेटमेंट्स के बारे में समझ लिया, हमने अपने इफ में ब्लॉक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में समझ लिया, हमने सक्सेसफुल एक एग्जांपल से सारी चीजों को क्लियर कर लिया है। अब बारी आती है भैया अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट को समझने की। ठीक है भैया, चलिए, तो जहां हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की, तो इफ एल्स स्टेटमेंट इज नथिंग बट इफ जैसा ही होता है, इफ जैसा ही होता है, लेकिन बस छोटा सा एक मॉडिफिकेशन ये होता है, इफ में सिर्फ इतना पार्ट होता था कि अगर इफ एक एक्सप्रेशन जो है वो अगर ट्रू है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, तो आप स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा दोगे। स्टेटमेंट क्या थी भैया कि यूजर जो है वो पास हो चुका है। क्या हो चुका है भैया? पास हो चुका है। लेकिन उसी के बाद मैंने आपको बताया कि भैया इतना तो हम लिखते थे, इतना तो हम लिखते थे, लेकिन अगर अगर ये वाली कंडीशन मीट नहीं होती तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब पास प्रिंट नहीं होगा। तो अगर ये चीज नहीं चलती थी तो मैं क्या कर देता था, मैं एक और नेक्स्ट लाइन में लिखता था सी आउट फेल। क्या लिखता था भैया? सी आउट फेल। या हालांकि ये शायद मैंने उल्टा किया था, यहाँ पे मैंने फेल प्रिंट करा दिया था और यहाँ मैंने पास प्रिंट करा दिया था, लेकिन आप समझ रहे हो। लेकिन एक्चुअली कहानी ऐसी होती नहीं है, कहानी ऐसी होती नहीं है। मतलब एक गुड प्रोग्राम में आप इस तरीके से चीजों को नहीं लिख रहे होगे, वहां पे आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर रहे होगे। इफ एल्स स्टेटमेंट का मतलब क्या भैया? हमने कहा कि इफ मार्क्स, इफ मार्क्स जो यूजर ने इनपुट दिया है अगर वो 33 से ग्रेटर देन या फिर 33 के बराबर होता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट कर दो, मतलब कि पास प्रिंट करा दो, पास प्रिंट करा दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप आ जाओगे एल्स के पार्ट, एल्स के पास, मतलब कि इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 देन प्रिंट पास। एल्स अगर ये ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है का मतलब अगर मार्क्स जो है वो 33 से ज्यादा नहीं होता है, 33 से ज्यादा नहीं मतलब 33 से कम होगा, हो सकता है 27 हो, 28 हो, 26 हो, जो भी हो, 33 से कम होगा। तो अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है कि मार्क्स जो है वो 33 से कम है, तो ये एल्स पार्ट के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा है, जो भी स्टेटमेंट लिखा है, आप उसे एग्जीक्यूट करा दो। इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको लिख के बताया है, इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको लिख करके बताया है। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 सी आउट पास, एल्स सी आउट फेल। तो भैया ये एक कंडीशन है, इसे हम फटाक से भैया अपने कोड के अंदर देख लेते हैं। उससे पहले ये दो लाइन आप लिख लोगे, इसको आप नोट कर लोगे। इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू एग्जीक्यूट स्टेटमेंट 1, इफ एक्सप्रेशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन मीट नहीं हो पाती है तो आप एग्जीक्यूट कर दो स्टेटमेंट नंबर 2 को। और इसका एक ये एग्जांपल हो गया। क्या हो गया भैया? इसका एक ये एग्जांपल हो गया। इसको आप नोट करो फटाक से, फिर हम इसे कोड करके देख लेते हैं। ठीक है भैया, ठीक है, चलिए हम इसे कोड कर लेते हैं फटाक से। चलिए भैया जल्दी से हम अपना इफ एल्स कंडीशन देख लेते हैं। तो इफ एल्स के लिए आप सिंपली क्या करो कि ये जितना भी ताम झाम है इसको आप इरेज कर दो। सबसे पहले आप लिख लो, सबसे पहले आप लिख लो इफ जो मार्क्स है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 33, तो आप प्रिंट करा दोगे, सी आउट करा दोगे पास, सी आउट करा दोगे क्या? पास। और बाकी एल्स कंडीशन में आप सिंपली लिख लो एल्स, एल्स सी आउट करा दो फेल। क्या चीज समझ में आई? बिल्कुल भैया इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है। यहाँ पे सिंपली क्या कह रहा है कि अगर अगर यूजर ने जो भी मार्क्स इनपुट में दिया है अगर वो 33 से ज्यादा होता है या 33 के बराबर होता है तो आप भैया बोल दोगे कि पास हो चुके हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स कंडीशन में आपका फेल है, मतलब कि अगर तक 33 के ऊपर या 33 के बराबर आपके मार्क्स नहीं होते हैं तो मतलब 33 से नीचे होंगे। तो भैया अगर 33 से नीचे हैं तो आप फेल प्रिंट करा दोगे। रन करके देखें, रन करके चलो भैया देख लेते हैं इसको फटाक से। क्या लिखा हुआ? एंडल। अच्छा, ये एंडल जो है ये हमें हमेशा लोअर केस में ही लिखना होता है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है,
पूछता भैया इंटर द मार्क्स यू गॉट इन मैथ्स, मैंने कहा भैया मेरे 55 नंबर आए थे। बोलता है पास। अब रन करके देखो, फिर से रन करके देखो। मैंने कहा भैया मेरे 23 नंबर आए थे। बोलता है फेल। तो जो मैंने एक कंडीशन आपको इफ के टाइम पे बताई थी ना, मैंने बोला था कि यार ये एक प्रॉब्लम है, जो फेल और पास दोनों ही प्रिंट हो रहा था, तो वो कंडीशन यहाँ पे सॉल्व हो गई। हाँ, वो प्रॉब्लम भैया यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। तो ये इफ एल्स, मैं आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए भैया मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्स्ट्रक्ट पे, इफ एल्स इफ कॉन्स्ट्रक्ट पे। अब एक लास्ट पार्ट आ जाता है आपके इफ एल्स वाली महाराम कथा का। एक लास्ट पार्ट आ जाता है इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट। तो भैया तीन टाइप के हमने अभी तक देख लिए। तीन टाइप के हमने अभी तक देख लिए। पहला भैया हमने देखा इफ, फिर देखा हमने इफ ब्लॉक स्टेटमेंट। और ये ब्लॉक स्टेटमेंट सिर्फ इफ तक नहीं होता है भैया, ये सब में लागू होगा। ठीक है, आप जब भी फंक्शंस भी लिख रहे हो, जहां पे भी आप करली ब्रेसेस लगा रहे हो। अब देखो क्या है, ब्लॉक स्टेटमेंट्स में आपको इंडिविजुअली समझाता कि क्या होते हैं ब्लॉक स्टेटमेंट, तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला था। तो मैंने सोचा कि आप अब एक काम करते हैं, इफ एल्स पढ़ा ही रहे हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा ही रहे हैं, तो एक काम कर लेते हैं कि ब्लॉक स्टेटमेंट हम इसी के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ा देते हैं। तो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन ब्लॉक स्टेटमेंट क्या भैया सिर्फ हम इफ एल्स के लिए यूज करते हैं? नहीं नहीं, जहां भी आप फंक्शंस बनाओगे, जहां पर भी आप सपोज जैसे आपने इंट मेन फंक्शन बनाया, तो उसके अंदर आप जो भी कोड लिख रहे हो तो करली ब्रेसेस के अंदर लिख रहे हो, तो वो भी एक ब्लॉक स्टेटमेंट है। तो जहां पे भी आप करली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीजें लिख रहे होंगे, उसे आप एक ब्लॉक स्टेटमेंट कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे भैया? एक ब्लॉक स्टेटमेंट कह रहे होंगे। तो ये हमने समझ में आया। फिर भैया तीसरी चीज हमने समझी, इफ एल्स क्या होता है। इफ एल्स हमने ये समझ लिया। लास्ट एक आ जाता है आपका इफ एल्स इफ। क्या आ जाता है भैया? इफ एल्स इफ। क्या था? इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, इफ एल्स और इफ एल्स इफ। तो फटाक से इफ एल्स इफ समझते हैं, इसका कोड देखते हैं, और फिर आपकी क्लास हो जाएगी भैया पैकअप। ठीक है, तो जहां बात आती है इफ एल्स इफ की, तो इधर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इधर मैंने इसका सिंटेक्स लिखा है। क्या लिखा है भैया? सिंटेक्स। तो याद करो, जब मैंने आपको अभी जस्ट इफ वाला प्रोग्राम दिखाया था, तो मैंने आपको इफ वाले प्रोग्राम के अंदर तीन चार चीजें बना के दिखाई थी, जहां हमने ग्रेड्स प्रिंट कराए थे कि इफ जो मार्क्स हैं वो इस रेंज के बीच में रहे तो आपको ये ग्रेड प्रिंट करना है, और अगर मार्क्स इस रेंज के बीच में रहे तो आपको ये ग्रेड प्रिंट करना है, और अगर इन सब में से कुछ ना हो तो आपको क्या करना है? फेल प्रिंट करना है। क्या थी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया, हम इतनी बात समझ में आ गई। उसी सेम चीज को हम इफ एल्स इफ से भी कर सकते हैं। पहली कंडीशन क्या है? इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 80, तो आप प्रिंट करा दो ग्रेड ए। इफ, और या फिर, अब उसके बाद हमने क्या किया था कि पिछले जब हमने कोड किया था, इफ वाला पार्ट का कोड किया था, तो यहां हमने सिर्फ इफ लिखा था। क्या लिखा था? सिर्फ इफ लिख दिया था। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स इज लेस देन 80, तो सी आउट करा दो आप ग्रेड बी। और लास्ट कंडीशन हमने वहां पे लिखी थी, एल्स वाला पार्ट भी हमने तो नहीं पढ़ा था। तो हमने क्या बोल दिया था कि इफ भैया जो मार्क्स हैं वो भैया आपके लेस देन सपोज, वहां पे मुझे याद नहीं मैंने कितना कराया था, सपोज लेस देन 50 है, तो आप क्या सी आउट करा दोगे? फेल। तो यहां हमने सिर्फ इफ कंडीशंस को यूज करके ही पूरा प्रोग्राम लिखा था। लेकिन एक गुड प्रोग्राम ऐसा होगा, एक गुड प्रोग्राम आपका कुछ ऐसा दिखेगा, जहां आप लास्ट कंडीशन में एल्स यूज कर लो, और भैया बाकी आपको हर बार इफ ना लिखना पड़े। आप एक बार इफ लिखो, अगर उसके अलावा कोई कंडीशन हो तो उसे आप एल्स इफ के अंदर लिखो। ठीक है, तो ये इफ एल्स इफ कॉन्स्ट्रक्ट होता है, इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। बाकी आपका जो प्रोग्राम मैंने आपको इफ वाला समझाया था वो भी चलेगा, और प्रोग्राम आपका ये भी चलेगा, लेकिन ज्यादा बेटर प्रोग्राम क्या कौन सा होगा भैया? ये वाला प्रोग्राम हमारा ज्यादा अच्छा होगा। तो इसका सिंटेक्स उधर लिखा है, इसका एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है, इसे आप फटाक से नोट कर लो। ठीक है भैया, चलिए चलिए चलिए, अब एक काम कर लेता हूं, इसको आपको अच्छे तरीके से कोड एक बार करके बता देता हूं। ठीक है, चलिए। तो चलिए भैया, ये जो आपका इफ एल्स इफ वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसे हम एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो लेट अस सपोज भैया, इतना कोड तो हमें पता है ये क्या चल रहा है। हाँ भैया, एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया, और हमने यूजर से इनपुट ले लिया कि हाँ भैया कितने मार्क्स आए थे। ठीक है, अब सबसे पहली कंडीशन कि इफ जो मार्क्स है, मार्क्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 90, मतलब कि जो आपके मार्क्स आए हैं भैया, अगर वो 90 से ज्यादा या 90 के बराबर होते हैं, तो भैया सी आउट करा देना, ग्रेड ए। मतलब कि यूजर को भैया ए ग्रेड मिला था। क्या मिला था भैया? ए ग्रेड मिला था। सेकंड, एल्स इफ कंडीशन। अब मतलब समझो कि अगर आपके पास चार पांच कंडीशंस हैं, तो पहली कंडीशन आप इफ में डालोगे, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी जितनी भी कंडीशन है उसको आप एल्स इफ में डालोगे, और जो आपकी लास्ट कंडीशन होगी वो आपके एल्स के अंदर ऑटोमेटिक रहेगी। ठीक है, चलिए। तो भैया ये चीज समझ में आई, एल्स इफ के अंदर हम सिंपली क्या डालेंगे कि अगर जो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, मतलब कि भैया 90 वाला क्राइटेरिया तो हो गया कि अगर 90 से बराबर या 90 के ऊपर है तो भैया ग्रेड ए मिलेगा।
अगर भैया 80 के बराबर या 80 से ऊपर हो, मतलब कि 90 और 80 के बीच में हो, तो क्या भैया, तो भैया ग्रेड बी दे देने का। क्या भैया ग्रेड बी, भैया छोटी वाली चॉकलेट नहीं मिलेगी क्या? मिलेगी यार, काहे नहीं मिलेगी, तुमको हम पर्सनली देंगे छोटी वाली चॉकलेट, ठीक है। फिर भैया एलसिफ एक और कंडीशन लगाओ, एक और कंडीशन लगाओ, एक और एलसिफ कंडीशन हमने लगाया। हमने बोला भैया 80 के ऊपर हो गया, 90 के ऊपर हो गया। अब हम कह रहे हैं कि अगर अगर मार्क्स जो हैं आपके वो 60 के बराबर या 60 से ऊपर हैं, तो भैया आपको मिला है, आपको मिला है, आपको मिला है भैया ग्रेड सी। क्या मिला है भैया? ग्रेड सी मिला है, ग्रेड सी मिला है। क्या मिला है? ग्रेड सी मिला है। लेकिन 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 एलसिफ एक और कंडीशन लगाओ, एक और एलसिफ लगाओ भैया। आज तो एलसिफ है, एलसिफ कर देंगे, सारा एलसिफ यूज कर लेंगे, जितना होगा सब एलसिफ यूज करेंगे, ठीक है। 50 हमने कहा अगर मार्क्स जो है वो 50 के बराबर हो या 50 से ज्यादा हो, तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में आप सी आउट करा देना ग्रेड बी, ग्रेड डी सॉरी, ठीक। और यहां पे एक एंडल स्टेटमेंट लगा देना, ठीक है। और लास्ट में आ जाती है आपकी एल्स कंडीशन की, अगर इन सभी कंडीशंस में से भी कुछ भी नहीं होता है तो आपको सी आउट कर देना है फेल। तो ये कंडीशन कब चलेगी भैया? जब आपके 50 से कम नंबर होंगे तब ये वाली कंडीशन आपकी चलने वाली है। तो इसको रन करा के देख लेते हैं। हमने पूछा भैया एंटर द मार्क्स यू गॉट इन मैथ्स, वो कहता है भैया 95 आए थे। क्या ग्रेड ए प्रिंट हो रहा है? बिल्कुल भैया ग्रेड ए प्रिंट हो रहा है। फिर से रन करो, फिर से रन करो। इस बार भैया 85, दूसरे वाले बच्चे के 85 आए थे, बोल रहा है ग्रेड बी है। फिर भैया फिर मैंने कहा तीसरे बच्चे के 75 मार्क्स आए हैं, बोलता है ग्रेड सी है। मैंने कहा चौथे बच्चे के 55 मार्क्स आए थे, बोलता है ग्रेड डी है। और भैया लास्ट फेल वाली कंडीशन भी चेक कर लो आप कि भैया पांचवें बच्चे के 23 नंबर आए थे, 23 नंबर आए थे, कितने 23 मार्क्स आए थे, बोलता है कि फेल, बच्चा फेल हो गया, बेचारा बेचारा बच्चा फेल हो गया। तो भैया ये हमने इफ एल्सिफ कंडीशन अच्छे से पढ़ ली है। भैया पहली कंडीशन इफ में डाली और बाकी उसके अलावा जितनी भी कंडीशंस थी उसे हमने एल्सिफ के अंदर डाल दिया। लास्ट की जो आपकी कंडीशन है उसे हमने एल्स के अंदर डाल दिया। अब इसको क्या है कि ये सारी चीजें मैं आपको बताता तो जा रहा हूँ कि इफ क्या होता है, एल्सिफ क्या होता है, एल्स क्या होता है, आपका स्कोप क्या होता है, आपका ब्लॉक स्टेटमेंट क्या होता है, सब कुछ बताता जा रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्ज है बताना, बताना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली आपको यहाँ पे इतने अच्छे समझ में नहीं आएगा जब आप अपने प्रोग्राम्स कर रहे होंगे ढंग से, आगे सीखेंगे लूप्स वगैरह जब पढ़ेंगे, जब आपका एसटीएल वगैरह पढ़ रहे होंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होंगे, तब आपको ये सारी चीजें ज्यादा प्रैक्टिकल और ज्यादा अच्छे से यूजेबल लग रही होंगी। अभी तो भैया समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए मैं आपको प्रोग्राम्स करवा रहा हूँ कुछ उटर पुटर, हाँ ग्रेड प्रिंट करा लेते हैं, ये करा लेते हैं, वो करा लेते हैं। लेकिन असल इसका यूजेज जो है तब आपको समझ में आ जाए जब आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, या फिर जब आप एसटीएल वगैरह, जब आप वेक्टर वगैरह, एरेज वगैरह पढ़ रहे होंगे, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। बिल्कुल पढ़ाऊंगा, एरेज वेक्टर सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। तो अभी इसको समझो, जितना समझ में आया उतना लेके जाओ अभी यहाँ इस क्लास से। नोट्स अच्छे से बनाना, रिवाइज अच्छे से करना, बाकी आउटरो में एक भी देता हूँ। तो चलिए भैया ये क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। भैया अब देखो दो तीन और कंडीशनल स्टेटमेंट बचे हुए हैं, जैसे स्विच स्टेटमेंट, एक कंडीशनल ऑपरेटर होता है। देखते हैं अगर मुझे वो रेलेवेंट लगता है तो मैं उसे कंप्लीट करा दूंगा, अगर नहीं लगता है तो उसे मैं स्किप करा दूंगा। लेकिन अब वो देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको समझ में आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज अच्छे से करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, कोड अच्छे से करिए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में।